ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेल्स पैराडाइज में। पिछले पार्ट में हमने देखा गाबीमारू काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारकर सागिरी की जान बचा लेता है। यहाँ पर युजुरिहा नाम की एक क्रिमिनल आती है दो असाइमोन्स के साथ, जो कि गाबीमारू को सेड्यूस करके अपने चाल में फंसाना चाहती है। लेकिन गाबीमारू कहता है मुझे सारे के सारे कोनोइची तरीकों के बारे में पता है, सेडक्शन टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली, वैसे भी मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। इतना कह के वो युजुरिहा को छोड़ देता है। एक्चुअली में गाइस, जो शिनोबी वर्ल्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग वुमेन्स होती है उन्हें कुनोइची कहा जाता है, और युजुरिहा भी एक कुनोइची है। युजुरिहा कहती है हाँ मुझे पता था ये तुम पे काम नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मैं तो बस ट्राई कर रही थी। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपनी 5 लोगों की टीम ज्यादा बढ़िया होगी यहाँ पर सरवाइव करने के लिए? तभी सागिरी युजुरिहा से पूछती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ दो असाइमोन क्या कर रहे हैं। तभी ये असाइमोन, जिसका की नाम होता है गेंजी, जो कि 8 नंबर का असाइमोन है, ये जवाब देता है कि मेरे साथ वाला क्रिमिनल मारा जा चुका है युजुरिहा के कारण, इसीलिए मैंने सोचा ये लड़की खतरनाक है, इसको कोई अकेला आदमी नहीं संभाल सकता, इसीलिए मैं साथ देने के लिए आ गया। भाई गेंजी ने तो ये बात अपने फुल सीरियस अंदाज में कही होती है, लेकिन फिर भी सागिरी और गाबीमारू को ऐसा लगता है कि इस लड़की ने इसे यूज कर लिया है। ये दूसरा असाइमोन जिसकी रैंक 5 होती है और इसका नाम है सेंटा, ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, लेकिन युजुरिहा इसे इतना गंदा इग्नोर करवाती है। भाई साहब, इतनी खतरनाक बेइज्जती तो मेरे दुश्मन की ना हो। युजुरिहा कहती है जैसा कि अपन को पता है ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए अपन को टीम ज्वाइन करनी ही होगी। बिना प्लान के आगे बढ़ना और मारा जाना ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। सागिरी कहती है अगर तुम दोनों साथ में काम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, युजुरिहा का नाम लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए आगे से अपन इस लड़की को युजु कहेंगे। युजु गाबीमारू के गले पड़ जाती है और कहती है ये कितनी बढ़िया बात है, लेकिन गाबीमारू कहता है मैंने अभी तक तुम्हारे साथ टीम ज्वाइन नहीं की है, मैं एक कुनोइची के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। इतने में युजु गाबीमारू को गिरा देती है और कहती है मैं भरोसे की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अपन को एक दूसरे को इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी इलिक्सर ऑफ लाइफ के बदले में अपन में से किसी एक की ही सजाओं को माफ किया जाएगा, इसीलिए अपन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को धोखा दे सकता है। गाबीमारू कहता है तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो। युजु कहती है अपनी टीम अप के बदले में मैं तुम्हें बहुत ही जरूरी जानकारियां दे सकती हूँ, जैसे कि तुम लोग मॉन्स्टर्स की ज्यादा चिंता कर रहे हो, लेकिन उनसे भी ज्यादा खतरनाक है वो बटरफ्लाइज वाले कीड़े। वो किसी तरीके से हेल्यूसिनेट करवा देते हैं और उनके डंक के अंदर कोई पॉइजन भी मौजूद है। दोस्तों, इस लड़की युजु ने माकिया नाम के एक क्रिमिनल को बहुत ही ज्यादा यूज किया है और उसी की मदद से काफी सारी जानकारियों को निकलवा लिया और लास्ट में उस क्रिमिनल को मार भी दिया। सेंटा कहता है यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स मौजूद है उनके फीचर्स 2 अलग रिलीजन के हैं और ये यहाँ पर एक साथ है, ये एक अजीब बात है। इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के बदले युजु जैसे तैसे गाबीमारू को अपने साथ टीम ज्वाइन करवा लेती है, लेकिन पीछे हम देखते हैं सागिरी को एकदम से चक्कर आने लग जाते हैं और वो अपने मन में कहती है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर जब से आई हूँ मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है, मैंने आर्ट ऑफ स्वॉर्डमैनशिप को मास्टर किया है, लेकिन वो सब भी किसी काम का नहीं है, मैं कितनी ज्यादा कमजोर हूँ। और इसी के साथ दोस्तों सागिरी बेहोश हो जाती है। इतने में सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक असाइमोन का पास्ट जिसका नाम है टोमा। और दोस्तों, किसी के मन में चल रहा है कि ये भी क्यूट है, तो मैं ये दुआ करूंगा कि मेरे दोस्तों को इसी तरीके की कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए। दोस्तों, कमेंट करके लिख दो थैंक यू धीरज भाई, तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। लेकिन मैं उन्हीं लोगों को बात बता दूं, ये कोई लड़की नहीं लड़का है। और एक्चुअली में ये लड़का यहाँ पर धोखे से घुस जाता है और एक असाइमोन बन जाता है अपने एक क्रिमिनल भाई को बचाने के लिए, जिसका नाम है आजा। ये जो क्रिमिनल आजा है ये बड़ा भाई है और तोमा हमेशा इसी को फॉलो करता है। आजा की एक खासियत होती है चेंज और एडेप्ट करना, यानी कि ये किसी भी माहौल में अपने आप को बहुत जल्दी से ढाल लेता है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं इन्हीं दोनों भाइयों के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें की ये दोनों भाई मिलकर मारने लग जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक खतरनाक चीज रिवील होती है, ये जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं ये आपस में बात कर सकते हैं बिल्कुल ही ह्यूमंस की तरह। यह मॉन्स्टर कहता है तुम लोग मर्डरर्स हो, तुमने काफी लोगों को चोट पहुंचाई है। ये दूसरा मॉन्स्टर कहता है कीड़ों के अंदर भी जान होती है और तुमने इन्हीं लोगों को मारा है, इसीलिए तुम्हें सजा मिलेगी। आजा बहुत ही गुस्से में चिल्लाकर कहता है अगर मैं इविल हूँ भी तो ये तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, और इन सभी मॉन्स्टर्स को वो काट कर मारने लग जाता है। आजा इन सभी मॉन्स्टर्स को बहुत ही जल्दी से खत्म कर देता है। तभी हम पास्ट में देखते हैं ये दोनों भाई समुराई के बेटे होते हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स को मार दिया गया है, इसीलिए ये 2 ही जिंदा बचे हैं।
तोमा बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। आजा कहता है अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मुझे फॉलो करो, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वैसे भी मैं हमेशा सही होता हूँ। प्रेजेंट में आजा कहता है अगर ये मॉन्स्टर्स रियल है इसका मतलब इलिक्सर ऑफ लाइफ भी मौजूद है। मैं यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को खत्म कर दूंगा और उसके बाद इलिक्सर ऑफ लाइफ अपन दोनों पी लेंगे, इससे अपन दोनों ही अमर हो जाएंगे। इतने में सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं सागिरी अपने सपने में अपने फादर को देखती है। सागिरी के फादर सागिरी को बहुत ही अजीब नजरों से देखते हैं, मतलब वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी बच्ची से। जैसे ही सागिरी को होश आता है गेंजी बताता है तुम्हें किसी बटरफ्लाई का पॉइजन लग गया था, इसी कारण से तुम बेहोश हो गई थी। जैसे ही सागिरी बाहर आती है वो देखती है गाबीमारू खाना बना रहा है। सागिरी कहती है तुम्हारे पास तो टाइम की कमी थी ना। गाबीमारू कहता है अब वो बड़ी बात नहीं है। गाबीमारू खाने के लिए किकात्सुगान तैयार कर लेता है। एक्चुअली में यहाँ पर आसपास जो कुछ भी मौजूद था गाबीमारू उसी की मदद से इसे बनाता है। गाबीमारू बताता है इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं आसपास की बहुत जगह पर घूम चुका हूँ। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि अपने लिए नॉर्मल है, लेकिन बाकी के प्लांट्स अजीबोगरीब है। ये बात ऑब्वियस है कि ये प्लांट्स वो लोग हो सकते हैं जो कि अपने से पहले इस आइलैंड पे गायब हो चुके हैं। जो यूजू होती है वो काकेत्सुगान को खा रही होती है, लेकिन ऐसा सुनते ही वो गाबीमारू के मुंह पे काकेत्सुगान फेंक के मारती है और कहती है क्या तुम हमें लोगों को खिला रहे हो। लेकिन गाबीमारू कहता है नहीं, ये चीजें नॉर्मल है, मैंने पता की है। इन्हें ढूंढते वक्त आसपास मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे कि अपन इलिक्सर ऑफ लाइफ कह सके। सेंटा कहता है अभी भी अपने पास जानने लायक काफी सारे सवाल बचे हुए हैं, जैसे कि ये स्टेच्यूज यहाँ पर है, इन्हें किसने बनाया है और क्या वो लोग यहीं पर अभी भी मौजूद है या नहीं। सागिरी कहती है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रहता होगा, आखिरकार ऐसा कौन होगा जो कि इतनी खतरनाक जगह पर रहना चाहेगा। जब मैंने उन मॉन्स्टर्स को काटा था मैंने फील किया कि उनके अंदर बोन और फ्लैश तो है, लेकिन कोई भी ऑर्गन्स और जेनाइटल ऑर्गन्स नहीं मौजूद है। सेंटा कहता है अभी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें जानने लायक बची हुई है जिनके बारे में अपन को कोई भी अंदाजा नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं सागिरी सनसेट को देख रही होती है और कहती है अभी तक हमें यहाँ पर पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है। तभी गेंजी आता है और कहता है तुम्हें एक बोट लेकर यहाँ से मेनलैंड पे वापस जाना होगा, क्योंकि तुम फर्स्ट यामाडा क्लैन और सेकंड समुराई की डॉटर हो। ये तुम्हारी ड्यूटी है, जो यामाडा क्लैन का नया लीडर बनेगा तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। मेरे साथ वाला क्रिमिनल मारा जा चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ पर ले लूंगा। ये बात सुन के सागिरी मना कर देती है कि वॉरियर्स अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते हैं, मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ। गेंजी कहता है तुम्हारी सोच नोबल है, लेकिन क्या जरूरत पड़ने पर तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम गाबीमारू को मार सको, और तुम्हारी स्वार्ड पहले ही टूट चुकी है, यानी कि तुम वॉरियर की तरफ फेल हो चुकी हो। रह करके तुम सिर्फ एक वुमेन हो जो कि ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम्हारा टैलेंट एग्जीक्यूशन के अंदर है, तुम इस खतरनाक बैटलफील्ड में सरवाइव नहीं कर पाओगी। ब्लेड को मास्टर करना और ब्लेड के आर्ट को मास्टर करना, इन दोनों बातों में काफी ज्यादा अंतर होता है। इतने में ही दोस्तों यहाँ पर सेंटा आ जाता है और कहता है क्या तुम श्योर हो कि इसने वापस जाना चुन भी लिया तो क्या ये सेफली वापस मेनलैंड पर पहुंच पाएगी, क्योंकि ज्यादातर समुराई जो इस आइलैंड से निकले हैं वो सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं 10th रैंक के असाइमोन को जिसका नाम है टेंजा, और उसके साथ एक क्रिमिनल जिसका नाम है नूरुगाई। टेंजा को बोट चलाने में काफी दिक्कत हो रही होती है क्योंकि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होता है, बस ये लोग आसमान की ऊंचाइयों में नहीं है। नूरुगाई कहती है तुम सारे समुराई हमेशा इतने बेवकूफ क्यों होते हो, तुम अपने आप को बिना वजह में थका रहे हो, इसीलिए जिस ओर पानी बह रहा है तुम्हें उसी ओर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे ग्रैंडपा ने मुझे सिखाया है कि इफिशियंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर फिर भी अपन ने आइलैंड का पता कर भी लिया और अगर इलिक्सर ऑफ लाइफ नहीं मिली तो मेरी सजाएं माफ नहीं की जाएगी। टेंजा कहता है नूरुगाई तुम चिंता मत करो, जितने भी क्रिमिनल्स यहाँ पर भेजे गए हैं सबसे ज्यादा तुम डिजर्व करते हो जिंदा रहना, इसीलिए मैं सोगोनेट से जरूर बात करूंगा कि कुछ और रास्ता निकाल लिया जाए। इतने में ही जो टेंजा और नूरुगाई होते हैं वो एक ऐसी खतरनाक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी शिप्स होती है जो कि सोगोनेट की तरफ से यहाँ पर आई थी। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बड़ा क्रेकन जैसा मॉन्स्टर मौजूद होता है जो कि इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। टेंजा इस मॉन्स्टर के बड़े बड़े टेंटिकल्स को काटते हुए आगे भागने लग जाता है। नूरुगाई अपने मन में कहती है क्या जो मैंने किया है ये उसी की मुझे सजा मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं नूरुगाई का एक छोटा सा पास्ट। नूरुगाई कुछ समुराई के सामने होती है और वो कहती है अगर तुम गुम हो चुके हो तो मैं तुम्हें सही जगह बता देती हूँ। नूरुगाई सिर्फ इन लोगों की मदद करने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन ये समुराई नूरुगाई के साथ जाते हैं और उसके पूरे कबीले को मार देते हैं, क्योंकि
क्योंकि दोस्तों जो नुरुगाई का सेंटा कबीला था वो माउंटेन्स में सबसे अलग रहते थे और वो शोगोनेट के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, इसीलिए उन लोगों ने समुराइज को भेजा इनके कबीले को मारने के लिए। नुरुगाई के ग्रैंडफादर कहते हैं, नुरुगाई तुम्हें भागना होगा, अगर तुम नहीं भाग पाई तो अपनी सेंटा ब्लड लाइन ही खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी दोस्तों ये समुराई नुरुगाई को पकड़ लेते हैं। इन सब के बाद नुरुगाई कैद में होती है। तभी उसके बाद टेंजा आता है और कहता है तुम जैसे बच्चे को कैद में नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है जिंदा रहने का। नुरुगाई अपने मन में कहती है क्या मुझे जिंदा रह के अपनी सेंटा ब्लड लाइन को आगे बढ़ाना चाहिए या इतने लोगों को मेरी वजह से मरना पड़ा, इसी की सजा की तरह मुझे भी मर जाना चाहिए। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और भाई साहब हम देखते हैं यहाँ पर सामने की ओर किसोडोनो पड़ा है, बिल्कुल ही उन्हीं तरीके के फ्लावर और पेड़ बन के। टेंजा जैसे ही किसोडोनो के पास जाता है ये मॉन्स्टर उसे खत्म कर देता है। यानी कि दोस्तों जब ये किसोडोनो सागिरी और उन लोगों से दूर आया था वापस मेनलैंड में जाने के लिए, तो ये पहुंच नहीं पाता, बेचारा यहाँ पर मारा जा चुका है। हालांकि दोस्तों इसने मेरी सागिरी की काफी ज्यादा बेइज्जती की थी, लेकिन फिर भी इसका ऐसा हाल नहीं होना चाहिए था। भाई लोगों यहाँ पर मुझे एक और बात पता चलती है, जो जापानीज में डोनो वर्ड का मतलब होता है वो मास्टर या फिर अपने से बड़ी रैंक वालों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि किसोडोनो का नाम सिर्फ किसो है, डोनो तो बस वो सागिरी लगा देती थी। किजो को देखकर नुरुगाई को अपने लोगों की याद आ जाती है और वो अपनी हिम्मत हार जाती है और वो टेंजा से कहती है अगर तुम यहाँ से भागने वाले हो तो अकेले ही चले जाओ। लेकिन फिर भी टेंजा नुरुगाई को छोड़ के नहीं जाता और वो बहुत ही बड़े बड़े और सही शब्दों का इस्तेमाल करता है, जिससे कि नुरुगाई के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। टेंजा इस मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा फाइट करता है और आखिरी में ये दोनों एक बोट की मदद से आइलैंड के ऊपर सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं। ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं, यहाँ से जितने भी लोग बाहर निकलने का ट्राई करते हैं उसी मॉन्स्टर के द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। लेकिन जिस शख्स के अंदर से फूल निकले हैं वो यहाँ से बाहर निकल गया है, यानी कि कोई तो रास्ता है यहाँ से निकलने का। तभी ये दोनों अपने अपने घावों और कपड़ों को धोने लग जाते हैं। एकदम से टेंजा कहता है बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा फिगर किसी लड़की की तरह है। नुरुगाई कहती है लड़की की तरह से क्या मतलब है, मैं लड़की ही हूँ। ये देखकर टेंजा के होश ही उड़ जाते हैं। भाई साहब इस बंदे को पता ही नहीं था कि ये कोई लड़की है। टेंजा कहता है अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें अपना मुंह उधर की साइड रखना चाहिए, ये सही बात नहीं है। नुरुगाई फनी और हंसी वाले अंदाज में कहती है तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, जब अपन इस आइलैंड से बाहर निकल जाएंगे अपन दोनों शादी कर लेंगे, है ना। सीन सागिरी की तरफ शिफ्ट होता है। सेंटा कहता है तुम्हें भी अच्छे से पता है अपन इन मॉन्स्टर के खिलाफ ज्यादा अच्छा कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी ज्यादा अच्छी बात है। गेंजी यहाँ से जाते हुए सागिरी से कहता है कि इसकी बातें एक वुमेन मात्र के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की है। सेंटा कहता है कहीं ना कहीं मैं गेंजी की बात से एग्री करता हूँ, लेकिन तुम्हारी यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है अगर गाबीमारू कंट्रोल से बाहर चला गया तो। लेकिन फिर भी जब मैंने गाबीमारू को पहली बार देखा था उसके मुकाबले वो काफी ज्यादा अलग लग रहा है, यहाँ तक कि उसने तुम्हारी जान भी बचाई है। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि गाबीमारू के अंदर ऐसा चेंज क्यों आया है। लेकिन सागिरी कोई जवाब नहीं देती और इसी के साथ यहाँ पर रात हो जाती है। सभी लोग सोए होते हैं। गाबीमारू सागिरी से कहता है कि अब तुम कैसी हो। ये सुन के सागिरी सरप्राइज हो जाती है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी थी, इसी कारण से तुम्हें पॉइजन चढ़ गया था। तुम्हारी वजह से मैं क्लियर तरीके से सोच पा रहा हूँ, अगर इवागाकुरे यहाँ पर आएंगे तो मुझे उनके लिए काउंटर अटैक तैयार रखना चाहिए। सागिरी कहती है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन गाबीमारू कहता है मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम हो और मैं ऐसी बातों में कभी गलत नहीं होता। तुम अभी भी कंफ्यूज लग रही हो, लेकिन जब तक अपन असली खतरे का सामना नहीं करते तब तक अपन को पता नहीं चलता कि अपन कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गाबीमारू की ये सारी बातें सुनकर सागिरी की हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो अगली सुबह गेंजी को मना कर देती है यहाँ से जाने के लिए। गेंजी कहता है तुम सिर्फ एक लड़की हो, तुम्हें सिर्फ यामाडा क्लैन के लिए बच्चों को बर्थ देना चाहिए। सागिरी कहती है मुझे पता है, मैं ये बचपन से सुनते हुए आ रही हूँ। दोस्तों इसी कारण से सागिरी के फादर डिसअपॉइंटेड है सागिरी से, क्योंकि वो चाहते हैं सागिरी एक नॉर्मल वुमेन बन के रहे। अगर सागिरी अपनी लाइफ को नॉर्मल जीती है तो इससे बाहर के लोगों को सागिरी से नफरत होगी, और अगर सागिरी वॉरियर बनती है तो इससे सागिरी के घर वालों को नफरत होगी। इसीलिए सागिरी फाइनली एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह एक वॉरियर बनना चाहती है, इसीलिए वो गेंजी को क्लियरली मना कर देती है यहाँ से जाने के लिए। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मुझे एक वुमेन की तरह देखे, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे सभी लोग समुराई की तरह देखे। इसीलिए प्लीज मुझे माफ करना, मैं अपने सीनियर की बात नहीं मान रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने तरीकों से ही जीना है। गेंजी सागिरी को टेस्ट करने के लिए अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन भाई साहब सागिरी गेंजी के हाथ में से स्वाड ले लेती है और गेंजी को पता ही नहीं चलता।
तभी एकदम से हम देखते हैं गेंजी के पीछे वही खतरनाक सा जायंट क्रिमिनल आ जाता है और भाई साहब ये गेंजी को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। ये जो जायंट क्रिमिनल है इसका नाम है रोकुरोटा और हम इसी के एक बचपन के सीन को देखते हैं जहां पर ये बहुत ही सारा खाना खा रहा होता है और जैसे ही ये थोड़ा बड़ा होता है ये अपने पेरेंट्स और बहुत सारे लोगों को मार देता है। रोकुरोटा सागिरी को भी मारने ही वाला होता है लेकिन एकदम से गाबीमारू आ जाता है और इसे एक बहुत जोर की लात खींच के मारता है, लेकिन फिर भी इस क्रिमिनल को उस लात से कुछ नहीं होता। सागिरी कहती है इस क्रिमिनल का पेयर तो इजेन के साथ बना हुआ था और दोस्तों इजेन मर चुका है इसी क्रिमिनल के कारण। इजेन सागिरी का काफी अच्छा साथी था। गाबीमारू अपने मन में कहता है मुझे इससे लड़ने से पहले इसकी पावर के बारे में पता करना होगा, लेकिन इतने में ही रोकुरोटा एक पास के बहुत ही बड़े पेड़ को उखाड़कर गाबीमारू के ऊपर फेंक के मारता है। रोकुरोटा फिजिकली हद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। गाबीमारू युजू से मदद मांगता है लेकिन युजू मदद करने से मना कर देती है। रोकुरोटा गाबीमारू के ऊपर बहुत सारे अटैक्स करता है जिनसे कि गाबीमारू बचते जा रहा होता है। गाबीमारू अपने मन में कहता है कि मैं इसके अटैक्स को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों गाबीमारू अपनी फाइट के अंदर निम्पो का इस्तेमाल करता है और निम्पो किसी तरीके की फाइट टेक्निक होती है। गाबीमारू अपने पैरों से बहुत सारे पत्थरों को ऊपर हवा में उछालता है और उन्हें इस रोकुरोटा पे फेंक के मारता है, लेकिन इस अटैक से रोकुरोटा को कुछ भी नहीं होता और फिर उसके बाद वो अपने पास से कपड़ा निकालकर उसको ब्लेड की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे भी रोकुरोटा को कुछ भी नहीं होता। सागिरी गेंजी का ब्लड रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन कोई भी बात नहीं बनती। यहाँ पर गेंजी को समझ में आ जाता है कि सागिरी किस तरीके से जीना चाहती है और वो मरने से पहले अपनी खुद की स्वाट सागिरी को दे देता है रोकुरोटा से लड़ने के लिए। गाबीमारू कहता है मैं इसके पास बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ, अगर मेरे पास किसी तरीके की ओपनिंग होती तो जरूर से काम बन जाता। इतने में ही यहाँ पर सागिरी आती है और वो रोकुरोटा की उंगली काट देती है। सागिरी एकदम बोन्स के बीच में अटैक करती है, सेम उसी तरीके से जैसे कि वो एग्जीक्यूशन के अंदर करती है। इसी के साथ दोस्तों अपन पहली बार दोनों ही मेन कैरेक्टर्स को डुओ में एक साथ फाइट करते हुए देखेंगे इस क्रिमिनल के साथ। गाबीमारू का काम होता है इसके सारे अटैक्स को हैंडल करना और सागिरी का काम होता है रोकुरोटा के पीछे जाकर इसके पैरों को काट देना, उसके बाद इसकी मुंडी को अलग कर देना। सागिरी अपने सीनियर्स की डेथ के कारण फोकस नहीं कर पा रही होती, इसी कारण से वो काफी सारे अटैक्स करती है रोकुरोटा के ऊपर, लेकिन वो किसी भी काम में नहीं आ रहे होते। सागिरी कहती है मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये अपनी बोन्स को बहुत ही तेजी से मूव कर पा रहा है, मैं जॉइंट्स के ऊपर अटैक नहीं कर पा रही हूँ। एकदम से रोकुरोटा बहुत ही तेज रोने लग जाता है और वो गाबीमारू के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके कारण गाबीमारू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे ही रोकुरोटा दूसरा अटैक करता है एकदम से सागिरी बीच में आ जाती है, लेकिन इस बार वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है और वो फोकस बना लेती है, जिससे कि वो रोकुरोटा के इतने पावरफुल अटैक्स को डाइवर्ट कर पा रही होती है अपनी स्वार्ड के मदद से ही। यह सब देखकर सेंटा युजू को बताता है कि यामाडा क्लैन के अंदर रैंकिंग सिर्फ इस बिहाफ पे डिसाइड की गई है कि कौन आगे जाकर लीडर बनने के लायक है। सागिरी एक लड़की है, इसी कारण से वो 12th रैंक पे आती है। अगर स्किल्स की बात की जाए तो बात कुछ और होगी। गेंजी कहता है सागिरी के अंदर कॉम्बैट के लिए बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल और फीलिंग्स की, इसी कारण से वो बहुत ही ज्यादा बेहतर कर सकती है। सागिरी एक असाइमोन की तरह कितने भी ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल के साथ लड़ सकती है, वो इस चीज में बहुत ही ज्यादा आगे है। यह सब देखकर गाबीमारू भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो अपने मन में कहता है मुझे शुरुआत से ही पता है कि ये हद से ज्यादा पावरफुल है, ये मैं फील कर सकता था। इसी के साथ गाबीमारू भी आगे आ जाता है और कहता है मेरे पास इसे मारने के लिए प्लान है, और वो अपने निंजुत्सु की मदद से बहुत सारे स्टोन्स में आग लगा देता है और इस क्रिमिनल के ऊपर फेंकने लग जाता है, जिससे कि आसपास के एरिया में आग लगने लग जाती है। एक्चुअली में गाबीमारू का यही प्लान होता है। स्मोक के अंदर काफी सारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इस कारण से रोकुरोटा को सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लग जाएगी। युजू को इस बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो पहले ही भाग जाती है यहाँ से। अगर कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने लग जाता है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर बन जाती है और इससे वो मर भी सकता है। इसी को स्मोक पॉइजनिंग या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी बोलते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सागिरी अपने आप को पूरी तरीके से शांत करके रोकुरोटा के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि वो रोकुरोटा की मुंडी को काट देती है। लेकिन रोकुरोटा के मरने से पहले उसके अंदर की सारी फीलिंग्स के बारे में सागिरी को पता चल जाता है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से रोकुरोटा को फेयरवेल करती है। एक्चुअली में रोकुरोटा बचपन से ही बहुत ही ज्यादा खाता था और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसी कारण से उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था, वो बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करता था और शायद इसी कारणों से वो फ्रस्ट्रेट हो
चुका था और उसने अपने पेरेंट्स और इतने सारे लोगों को जान से मार दिया। गेंजी भी मर चुका होता है और वो यहीं पर जल जाता है। इसी के साथ सागिरी भागते हुए इजेन और गेंजी की मेमोरीज को याद करने लग जाती है। बाहर निकलकर ये दोनों नोटिस करते हैं ये जितने भी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स है ये आग से दूर भागने की बजाय उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए गाबीमारू और सागिरी डिसाइड करते हैं कि ये भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे जहां से ये लोग मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। भागते भागते ये दोनों यूजू और सेंटा के पास पहुंच जाते हैं और ये चारों सामने का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सामने की ओर ये लोग देखते हैं एक किसी तरीके का विलेज जहां पर जरूर से कोई ना कोई तो पहले कभी रहा होगा। और इतने में सीन शिफ्ट हो जाता है तोमा और आजा के ऊपर। ये दोनों अभी भी मॉन्स्टर्स को मारकर आगे बढ़ रहे होते हैं और आजा तो मॉन्स्टर के ब्लड को भी पी रहा होता है। तोमा आजा को हर्मिट्स के बारे में बताता है जिनके यहाँ पर मौजूद होने के चांसेस है। ये ऐसे सुपर ह्यूमन बींग्स होते हैं जो कि किसी तरीके के स्पेल्स को कास्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद से वो इस आइलैंड पे मौजूद हो सकते हैं। इतने में आजा को कुछ फील होता है, इसीलिए वो खाने की तलाश में आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन भाई साहब हम यहाँ पर दो अजीब शख्स को देखते हैं जो कि अपना क्रियाकलाप कर रहे होते हैं। और सबसे अजीब बात है ये दोनों ही फीमेल्स है। इस लड़की का दिमाग खराब हो जाता है। ये कहती है आखिर ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इन लोगों ने शोशिन को कैसे पास किया। तोबा तोबा, इन लोगों ने सारा मूड खराब कर दिया। और दोस्तों बातों ही बातों में ये फीमेल मेल में कन्वर्ट हो जाता है। भाई साहब ये सब चल क्या रहा है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं गाबीमारू उसी बंजर विलेज के सामने खड़ा होता है। तभी उसको अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो देखता है उसके पीछे कोई बच्चा है। जैसे ही गाबीमारू इस बच्ची को पकड़ लेता है एक पेड़ गाबीमारू के ऊपर अटैक कर देता है इस बच्ची को बचाने के लिए। गाबीमारू और सागिरी इस बच्ची का पीछा करने लग जाते हैं और युजू अपनी अजीबी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस पेड़ से लड़ने लग जाती है। जैसे ही गाबीमारू इस बच्ची के पास पहुंच जाता है ये बच्ची गाबीमारू को पकड़ के गिरा देती है। ये देखकर गाबीमारू बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि एक छोटी सी बच्ची इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। जैसे ही सागिरी इस बच्ची के पास जाती है ये बच्ची सागिरी को भी पंच करने वाली होती है, लेकिन बीच में गाबीमारू आ जाता है और इस बच्ची का खतरनाक पंच खुद पे ले लेता है जिससे कि गाबीमारू की हालत खराब हो जाती है। फिर भी गाबीमारू अपने आप को संभालता है और इस बच्ची को पकड़ लेता है। ये बच्ची गाबीमारू को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और रोने लग जाती है। यह देखकर सागिरी कहती है उसे छोड़ दो। फिर वो उसे बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेती है। फिर जैसे ही ये लोग इकट्ठा होते हैं गाबीमारू इस बच्ची से इलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन वो बच्ची कुछ भी नहीं बता पाती। इतने में जो नीचे पेड़ पड़ा होता है हम देखते हैं ये भी इंसानों की तरह बात कर पाता है और ये कहता है प्लीज उस बच्ची को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें इलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगा। सागिरी और गाबीमारू को इस पेड़ के ऊपर शक हो रहा होता है, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी कारण से ये इस पेड़ के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। ये पेड़ इन सभी को उसी खराब विलेज के अंदर लेके जाता है और बताता है कि ये 1000 सालों से ऐसे का ऐसा ही है। जाते के साथ से युजू और सागिरी नहाने लग जाते हैं क्योंकि इस पेड़ ने ही पहले इनसे कहा था। और जो ये बच्ची होती है ये सागिरी के लिए कपड़े लाती है। इसके बाद ये सभी लोग फ्रूट्स खाने लग जाते हैं। गाबीमारू और सागिरी फिर भी नहीं खा रहे होते क्योंकि ऐसे ही थोड़ी ना किसी पे भी भरोसा कर लेंगे इतनी आसानी से। ये पेड़ बताता है हम इस जगह को कोटाकुरी या फिर सिंसिंक्यू गॉड का होम कहते हैं। गाबीमारू कहता है एकदम मेन मुद्दे पे आओ, क्या इलिक्सर ऑफ लाइफ सचमुच में होता है या नहीं। पेड़ कहता है हाँ बिल्कुल होता है, इसकी बातें बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। हम लोग इसे यहाँ पर टान कहते हैं, एक ऐसा पदार्थ जिसे पीने के बाद तुम अमर हो सकते हो। ये जगह 3 रीजन्स में बटी हुई है। सबसे बाहर वाली को ईशु कहा जाता है, उसके अंदर वाली को होजो और सबसे अंदर वाली को होराई। जो टान है वो यहीं पर मिल सकता है। यह सुन के गाबीमारू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इलिक्सर ऑफ लाइफ सचमुच में मौजूद है और इसी कारण से वो अपनी वाइफ से मिल पाएगा। फिर भी वो इस पेड़ से पूछता है इस बात का क्या सबूत है कि तुम सच कह रहे हो। ये पेड़ कहता है क्योंकि तुम अभी तक टेंशन से नहीं मिले हो, अगर तुम उनसे मिल लोगे तो तुम्हें मेरी बात का पूरा भरोसा हो जाएगा। इतने में सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं टोमा और आजा को जो कि अपने सामने वाले इस बंदे को काट के अलग कर देते हैं, लेकिन भाई साहब ये पूरी तरीके से अपने आप को हील कर लेता है। एक्चुअली में ये बंदा ही एक टेंशन है जो कि हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत रह सकता है, बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट बीइंग की तरह। पेड़ कहता है मुझे विश्वास है तुम लोगों ने शोशिन का सामना किया होगा, जो कि दोस्तों वो बाहर वाले मॉन्स्टर्स को कहा जाता है, लेकिन टेंशन होते हैं वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे है, उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और मैं तुम्हें इतनी सारी इंफॉर्मेशन बिना किसी वजह के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों की ये फाइनल विश है। सारे लोग इस आइलैंड
आइलैंड पे टेंशन के गुलाम है, टेंशन किसी को भी जिंदा नहीं रहने देंगे। गाबीमारू और युजू इस पेड़ के ऊपर तलवार तान देते हैं। ये पेड़ कहता है मुझे तुम्हारे लिए कोई भी लगाव या फिर नफरत नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम लोगों को सच्चाई दिखा रहा हूँ। टेंशन वो लोग हैं जो कि शोशिन से काम करवाते हैं और जो भी लोग इस आइलैंड पे आ जाते हैं उन सभी लोगों को सजा देते हैं। जिन लोगों को ये सजा मिलती है वो मरते नहीं है बल्कि वो फ्लावर्स की तरह खिल जाते हैं और जिंदा रहते हैं। जो भी इन फ्लावर्स के अंदर लाइफ चेंज होती है वही इस टान के बनने का सोर्स होता है। दोस्तों मैं इन सब बातों को एक ही लाइन में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो टेंशन लोग होते हैं वो लोगों को जिंदा पकड़ लेते हैं और उनके अंदर से पेड़ और फूल खिलने लग जाते हैं। फिर इन्हीं की मदद से टान बनता है यानी कि इलिक्सर ऑफ लाइफ। दोस्तों इस पेड़ का नाम होको है और इस लड़की का नाम मे है। ये दोनों भी इस आइलैंड के ऊपर काफी सैकड़ों सालों से रहते हुए आ रहे हैं। अगले सीन में गाबीमारू नहाने के लिए जा रहा होता है और सागिरी भी इसी के साथ होती है। जैसे ये इस रूम के अंदर इंटर होते हैं यहाँ पर मे होती है जो कि गाबीमारू को देखकर रोने लग जाती है। गाबीमारू अपने कपड़े उतारने लग जाता है और कहता है इसमें इतनी सरप्राइज होने की क्या बात है, जिस विलेज से मैं आता हूँ हम लोगों के पास सिर्फ एक ही नहाने की जगह होती थी। सागिरी नोटिस करती है मे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा घाव का निशान है और उसकी बालों की कंडीशन और उसकी स्किन कंडीशन बहुत ही बेकार है। यहाँ पर नहाने के लिए सामान तो मौजूद है लेकिन इसे पेरेंट की तरह शायद किसी ने सिखाया ही नहीं है कि किस तरीके से नहाया जाता है और रहा जाता है, इसीलिए मुझे ही कुछ करना होगा। सागिरी मे को काफी सारी चीजें सिखाती है और उसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर देती है। गाबीमारू भी नहाते वक्त अपनी वाइफ के साथ मेमोरीज को याद करने लग जाता है जहां पर गाबीमारू की वाइफ उसे काफी सारी मोटिवेशन की बातें कहती है। और दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज नोटिस करते हैं, गाबीमारू की वाइफ हमेशा अपने स्कार को अपने बालों से छुपाने की ट्राई करती है। एकदम लास्ट में गाबीमारू कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास कोई ना कोई रीजन होगा अपने स्कार को छुपाने के लिए, लेकिन तुम इसे मत छुपाया करो, इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुन के भाई साहब गाबीमारू की वाइफ को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। गाबीमारू मे से भी कहता है तुम्हें अपने स्कार के कारण शर्म नहीं फील करनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी और शख्स को जानता हूँ जिसके ऊपर भी बहुत ही बेकार मार्क है लेकिन फिर भी उससे उसकी खूबसूरती काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यह बात सुनकर सागिरी भी सरप्राइज हो जाती है और कहती है मैं शौक हो चुकी हूँ, तुम कभी भी इतनी ज्यादा रिस्पेक्टफुल बातें नहीं करते हो। लास्ट में हम देखते हैं मैं भी गाबीमारू को पसंद करने लग जाती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं टेंजा का पास्ट जो कि एक असाइमोन है प्रेजेंट में। एक्चुअली में टेंजा की कंडीशन बहुत ही बेकार थी। वो स्ट्रीट्स के ऊपर पैदा हुआ था और उसके पेरेंट्स उसके लिए कुछ भी नहीं करते। सारे के सारे लोग टेंजा से नफरत करते हैं, उसे बोलते रहते थे तुम किसी काम के नहीं हो। टेंजा के जो मन में आता था वो वही करता था। वो लोगों के यहाँ से चोरियां भी करता था। वो एक दिन 3 लोगों से लड़ रहा होता है तभी उसके पास आता है एक असाइमोन जिसका नाम है शियोन। सीन वापिस प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। टेंजा और नुरुगाई इसी आइलैंड के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी एकदम से कहीं से यहाँ पर एक टेंशन आ जाता है। ये टेंशन भी इन दोनों के सामने फीमेल से मेल में कन्वर्ट हो जाता है। टेंजा कहता है भागो, जरूर से ये कोई ना कोई मॉन्स्टर है। जैसे ये लोग भागने लगते हैं ये टेंशन काफी ज्यादा तेज होता है और पता भी नहीं चलता और टेंजा के सामने आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि टेंजा घायल हो जाता है। नुरुगाई अपने आप को मुश्किल से बचा रही होती है तभी ये टेंशन दोबारा से अटैक करता है टेंजा की तरफ, लेकिन टेंजा खड़ा हो जाता है और इस टेंशन को बहुत ही सारे हिस्सों में काट के रख देता है। लेकिन फिर भी ये टेंशन अपने आप को हील करते करते ही टेंजा के पास पहुंच जाता है। तभी एकदम से यहाँ पर एंट्री होती है शियोन की जो कि एक्चुअली में 4th नंबर का असाइमोन है और टेंजा का मास्टर भी। नुरुगाई भागते हुए पूछती है आखिरकार ये कौन है और ये तो देख ही नहीं सकते। टेंजा जवाब देता है कि ये मेरे मास्टर है शियोन और ये स्मेल और साउंड की मदद से सब कुछ देख सकते हैं। जैसे ये तीनों सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं टेंजा बताता है ये मेरे मास्टर है और बहुत ही ज्यादा कमाल के है, लेकिन फिर भी शियोन स्ट्रिक्ट पेश आता है और वो टेंजा की गलतियां गिनाने लग जाता है कि तुमने क्या क्या गलतियां की। टेंजा पूछता है आप अकेले क्यों है, आपके साथ वाला क्रिमिनल कहाँ है। शियोन जवाब देता है कि मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है इसीलिए मैं यहाँ से जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर भी मैंने करंट्स के अंदर से बहुत ही अजीब चीज फील करी। एक जगह मुझे यहाँ से जाने के लिए सही लग रही थी लेकिन फिर भी मैं दूसरों का इंतजार करने लगा कि कोई और मेरे साथ यहाँ से बाहर चल सके। टेंजा कहता है अच्छा वो जगह कहाँ पर है, अपन तीनों साथ में यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन शियोन नुरुगाई के ऊपर तलवार तान देते हैं और पूछते हैं कि तुम इस क्रिमिनल की मदद क्यों कर रहे हो। मेरे क्रिमिनल ने रूल
तोड़ा, इसीलिए मैंने उसे खत्म किया। अब मुझे तुम इस क्रिमिनल के बारे में बताओ, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा इसे जिंदा रहना चाहिए या नहीं। टेंजा कहता है, आप ये क्या कह रहे हो? वो आप ही हो जिसने कि मुझे दूसरों की मदद करना सिखाया है। आपने मेरी मदद की थी बिना किसी के कहने पे। एक्चुअली में दोस्तों, शियोन खुद भी काफी अच्छा बंदा होता है और वो दूसरों की मदद ही करना चाहता है। वो सिर्फ टेंजा को टेस्ट कर रहा है, क्योंकि पहले टेंजा इस तरीके से नहीं था, वो दूसरों की मदद नहीं करना चाहता था। जैसे शियोन कहता है, वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अगर वो अपने सामने दोबारा आएगा तो अपन क्या करेंगे, इसीलिए अपन को तैयारी करके रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इतने में ही वो टेंशन यहाँ पर आ जाता है। एकदम से नुरुगाई और टेंजा को बचाने के चक्कर में शियोन को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है इस टेंशन के जरिए। अब की बार टेंजा का कोई भी अटैक इस टेंशन को टच ही नहीं होता और शियोन घायल हो चुके हैं। इसी कारण से ये तीनों यहाँ से भाग भी नहीं सकते। टेंजा अपनी फुल पावर से एक खतरनाक अटैक करता है, लेकिन एक भी अटैक इस टेंशन को टच नहीं होता और ये टेंशन टेंजा को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। लिटरली उसके अंदर 4-4 बड़े बड़े छेद कर देता है। इसी के साथ टेंजा की हम मेमोरी में देखते हैं, शियोन उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखता है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिस दिन तुम्हें एहसास होगा किसी को प्रोटेक्ट करने का, उस दिन तुम्हारा पोटेंशियल बाहर आ जाएगा। शियोन काफी सारी बातें टेंजा को सिखाते हैं, लेकिन टेंजा की पुरानी बेड मेमोरीज की वजह से उसके अंदर कुछ भी नहीं जाती, वो कुछ भी नहीं समझ पाता। मेरे अंदर कोई भी पोटेंशियल नहीं है और मुझे समुराई भी नहीं बनना, ये सब बातें बकवास है। मैं यहाँ से सिर्फ भागना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। शियोन कहता है, ठीक है, अगर तुम यहाँ से जाना ही चाहते हो तो तुम्हें एक बार मुझे हिट करना होगा। जैसे ही तुमने सक्सेसफुली मुझे एक भी बार हिट कर लिया, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन फिर भी टेंजा यहाँ से चोरी छिपे भाग रहा होता है। तभी उसे इजेन पकड़ लेता है और उसे ग्रेवयार्ड आने के लिए कहता है। इजेन टेंजा को बताता है, आखिरकार क्यों शियोन तुम्हारी मदद करना चाहता है। तुम्हारी ही तरह शियोन का एक पहले स्टूडेंट था जो कि फ्रीली अपनी लाइफ को जीना चाहता था, इसीलिए वो शियोन को छोड़ के चला गया। कुछ टाइम बाद उसी स्टूडेंट ने गलत रास्ता अपना लिया और वो क्रिमिनल बन गया, जिससे कि असाइमोन रूल को फॉलो करते हुए शियोन ने अपने खुद के हाथों से ही उसे एग्जीक्यूट कर दिया। उसी स्टूडेंट की मौत के बाद शियोन को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी तरफ से जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा लोगों की मदद करेगा, खासकर अपने स्टूडेंट्स को, ताकि कोई भी गलत रास्ता ना अपनाए और उसका अंत इस तरीके से ना हो। यह सब बातें जानकर टेंजा सीरियस हो जाता है और उसे शियोन की सारी कही हुई बातें समझ में आ जाती है। फिर वो काफी ज्यादा मेहनत करता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है और अच्छा इंसान बन जाता है, बिल्कुल ही शियोन की तरह। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं टेंजा को ये रियलाइज हो जाता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन वो शियोन और नुरुगाई को बचाना चाहता है, इसीलिए अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करके इस टेंशन के ऊपर अटैक करता है। शियोन भी टेंजा की इस बात को समझ जाते हैं और नुरुगाई को लेकर यहाँ से सक्सेसफुली भाग जाते हैं और हम देखते हैं टेंजा का खेल खत्म हो चुका है। दोस्तों, एक बार कमेंट में लिख सकते हो रिस्पेक्ट फॉर टेंजा। इसी के साथ नुरुगाई बहुत ही ज्यादा रोते हुए शियोन से कहती है, आपने ये क्या किया? आप उसके मास्टर हो, लेकिन आपने फिर उसे वहां पर उसे ऐसे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। शियोन कहते हैं, वो मेरे लिए एक स्टूडेंट से भी कहीं गुना ज्यादा था। उसी की ये आखिरी इच्छा थी कि अपन सक्सेसफुली भाग जाए, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि इस चीज का अपन बदला जरूर लेंगे, मैं उसे खत्म करके रख दूंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सेंटा काफी मेहनत करता है आसपास के एरिया के बारे में और भी ज्यादा पता करने के लिए। इसी के साथ वो गाबीमारू को भी वार्न कर देता है, टेंशन के खिलाफ जाने के लिए अपन को संभल कर रहना होगा। लेकिन फिर भी इलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए गाबीमारू अकेला ही आगे बढ़ जाता है और बाकी सारे लोग सोए होते हैं और वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे पेड़ दिखते हैं जो कि किसी से प्रेयर कर रहे हैं। गाबीमारू कहता है, ये सारे पेड़ चैंटिंग कर रहे हैं और बिल्कुल होको की तरह है। जैसे ही वो और भी आगे जाता है, वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक बहुत ही बड़ा गेट होता है जो कि देखने से ऐसा लगता है इंसानों ने बनाया है। गाबीमारू इस गेट को देख के काफी सरप्राइज हो जाता है, लेकिन इतने में ही हम देखते हैं पीछे वही टेंशन आ चुका है जिसने की टेंजा को मारा है। यह टेंशन गाबीमारू के सामने बैठ जाती है और कहती है, ओए इंसान, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? वैसे भी मैं काफी सारे इंसानों से लड़ चुकी हूँ, जब भी हमें इंसान दिखते हैं उन्हें पकड़ना होता है, लेकिन खैर। गाबीमारू बोलता है, इंसानों को क्यों पकड़ते हो? इलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए। इतने में ही ये टेंशन गाबीमारू के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन गाबीमारू इसका हाथ ही तोड़ देता है। फटाक से ये टेंशन रीजनरेट हो जाती है और
गाबी मारू के ऊपर काफी सारे अटैक करती है। गाबी मारू बचते हुए इस टेंशन के ऊपर अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि ये टेंशन पूरी तरीके से जल जाती है। जैसे ही गाबी मारू अपना ध्यान हटाता है, ये टेंशन वापस से खड़ी हो जाती है और गाबी मारू के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है, लेकिन इस बार ये मेल फॉर्म में होता है। ये टेंशन कहता है, अरे यार मैंने एक और इंसान को मार दिया, अगर इसे जिंदा रखा जाता तो काफी अच्छा टान बनता। लेकिन गाबी मारू वापस आता है और इस टेंशन के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है। टेंशन कहता है, मैंने पहले भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ाई की है, लेकिन तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो। इसी के साथ इन दोनों में वापस बहुत ही खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है। एक दूसरे के ऊपर काफी सारे पंचेस बजते हैं, लेकिन जैसे ही गाबी मारू इसके पेट के ऊपर अटैक कर देता है, ये कमजोर पड़ जाता है और वापस फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये टेंशन अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा कर लेती है और गाबी मारू के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करती है। फिर उसके बाद वापस लगातार अटैक किए ही जाती है। गाबी मारू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने मन में कहता है, क्या मैं हारने वाला हूँ। तभी उसे अपनी वाइफ की याद आती है और वो बहुत ही गुस्से में आगे बढ़ जाता है। अगर ये टेंशन अपने आप को हील कर रही है तो मुझे इसके ऊपर इतनी तेजी से अटैक्स करने होंगे कि ये अपने आप को रीजनरेट ही ना कर पाए। और दोस्तों, गाबी मारू बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तरफ से कह सकते हैं ऑल आउट हो जाता है इस टेंशन के ऊपर। ये टेंशन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहती है, ये तो सिर्फ एक इंसान है। इसी के साथ ये टेंशन हार जाती है, लेकिन तभी भाई साहब ये टेंशन अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर किसी तरीके के कीड़े और फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये टेंशन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और गाबी मारू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसा लगता है गाबी मारू मरने पे आ चुका है। इसी के साथ उसे अपनी वाइफ के साथ एक सपना आता है। गाबी मारू अपनी वाइफ से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है अब मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं ये टेंशन गाबी मारू को खत्म करने वाली होती है। इतने में गाबी मारू शिनोबी रूल नंबर 20 का इस्तेमाल करता है, जिसके हिसाब से अगर तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से जाने ही वाली है तो तुम अपने सामने वाले के ऊपर भी इतना खतरनाक अटैक कर दो कि उसको भी अपने साथ लेके जाओ। इसीलिए गाबी मारू अपनी बची कुची फुल पावर का इस्तेमाल करता है और अपने निंजुत्सु को इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी इससे सिर्फ इस फ्लावर के हाथ ही जलते हैं। ये फ्लावर गाबी मारू को खत्म ही करने वाला होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर मे आ जाती है और गाबी मारू को बचा लेती है। किसी तरीके से ये टेंशन मे को जानती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं इन सबको पता चलता है कि गाबी मारू और मे गायब हो चुके हैं। सागिरी कहती है, अगर गाबी मारू होराई की तरफ गया है तो अपन को भी उधर जाना होगा। युजु कहती है, तुम तो एक असाइमन हो ना, तुम्हें अपने क्रिमिनल की इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है। वैसे भी उसने अपने मन से डिसीजन लिया है अकेले काम करने का। होको कहता है, अगर तुम होराई की तरफ जाने वाले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मैं भी उधर ही गई होगी और मैं तुम्हें वहां पर फॉग में रास्ता दिखा सकता हूँ। इसीलिए ये सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में युजु सागिरी से टेंशन के बारे में पूछती है, लेकिन सागिरी को टेंशन से ज्यादा गाबी मारू की चिंता हो रही है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर बहुत सारे टेंशन बैठे होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें मेल बॉडी पसंद है या फिर फीमेल बॉडी। ये लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक नया टेंशन आता है और देखने से ऐसा लगता है कि ये इन लोगों का लीडर है। ये इनसे रिपोर्ट मांगता है जो नए इंसान यहाँ पर आए हैं उन लोगों के बारे में। ये टेंशन वो वाले टेंशन की मुंडी उड़ा देता है और कहता है ये कितना बेकार और कमजोर है, इसने एक इंसान के खिलाफ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया। तभी ये लीडर टेंशन इसे डरा देता है कि अगर किसी को हार्म पहुंचाना होगा तो वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। अपन लोग फैमिली है और फैमिली होने के नाते तुम्हें सिर्फ मेरा कहना मानना है। अब मुझे बताओ, जो ह्यूमंस तुम्हें फॉरेस्ट में मिले थे तुमने उनके साथ क्या किया। ये टेंशन बताता है कि मैंने उन्हें गड्ढे में डाल दिया, अभी तक तो वो फ्लावर्स बन गए होंगे। लेकिन ये लीडर टेंशन कहता है उन्हें हल्के में मत लो, वो काफी पावरफुल है। इसी के साथ हम देखते हैं ये दोनों भाई उस गड्ढे से बाहर आ जाते हैं और दूसरी ओर शियोन अपने आप को तैयार कर रहा है इन टेंशन से लड़ने के लिए। एक्चुअली में यहाँ पर 7 टेंशन मौजूद है और जैसे ही ये किसी तरीके का ड्रिंक पीते हैं, ये जो कमजोर वाला टेंशन है ये भी पूरी तरीके से वापस रिकवर हो जाता है। होको बताता है पहले सिर्फ एक ही हर्मिट था, लेकिन उसने एक आर्ट को मास्टर किया और उसके बाद 7 हिस्सों में बांट दिया और अब यही 7 लोग इस हाईलैंड के ऊपर राज करते हैं। होको ये भी बताता है कि शुरुआत में मैं बिल्कुल तुम इंसानों की तरह दिखता था। हम लोग अपने विलेज में यहाँ पर रहा करते थे। हम बहुत ही ज्यादा खुशहाली से और लंबी लाइफ जीते थे, लेकिन 1000 साल पहले कुछ हुआ जिससे कि हम सभी लोग पेड़ में बदल गए। ये जो पेड़ यहाँ पर है ये एक समय में मेरी डॉटर थी और
और हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए पेड़ बनने से पहले और हमारी जड़ें यहाँ पर जमीन में फैल चुकी है। हम हमेशा प्रे करते रहते हैं ताकि हमारी सोल्स को होराई में जगह मिले। हम लोगों के लिए होराई फाइनल डेस्टिनेशन है शांति को प्राप्त करने के लिए, और ये टेंशन गॉड डिसाइड करते हैं किसकी सोल अंदर आ सकती है और किसकी नहीं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गाबीमारू और मे को जो कि बेहोश होते हैं। जैसे ही गाबीमारू को होश आता है वो अपने मन में कहता है इन टेंशन गोड्स के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूँ। लेकिन इतने में ही यहाँ पर तामिया और एक असाइमोन आ जाता है। एक्चुअली में दोस्तों इस छोटे से असाइमोन का नाम फूची है, जिसे कि मैं पहले तामेसी बोल रहा था, जो कि एक मिस्टेक है। अभी से अपन इसे फूची कहेंगे। तामिया गाबीमारू से कहता है तुम्हारी हालत सही नहीं लग रही है, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। और इसी के साथ दोस्तों इस वाले पार्ट का एंड हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन पे जरूर से सिलेक्ट कर देना। अगला पार्ट जैसे ही आएगा सभी भाई लोगों को पता चल जाएगा और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पक्के से 1-2 दिन के अंदर तीसरा पार्ट जरूर आएगा।